हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेज। और वीकली 3 का जो हमारा डाउट सेशन है वो हमारा आज रहेगा दोस्तों। तो तीसरे सप्ताह में हमने पढ़ा दोस्तों परमार राजवंश में श्याम शाह तक के राजाओं के बारे में, तथा हमने उधम सिंह नगर तथा पिथौरागढ़ जनपद को कंप्लीट कर लिया है। और उसके संबंध में जो भी आप लोगों के डाउट्स आए हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था कि मोंटेश्वर महादेव मंदिर का ग्रंथ का वर्णन वेनसांग ने अपने किस ग्रंथ में किया था। तो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत था क्या दोस्तों, सी यू की यात्रा वृत्तांत में ही वेनसांग ने या फिर युआन चुआन ने क्या किया था, मोंटेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख किया था। ठीक है, तो आप इसे ग्रंथ भी कह सकते हैं और यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। अब अगला पॉइंट यहीं से आता है कि मोंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये काशीपुर में स्थित है, उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित है मोंटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भीम के द्वारा शिवलिंग को स्थापित कर दिया था, और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी दोस्तों अभी पुष्टि नहीं हुई है। और जो मोंटेश्वर महादेव मंदिर है वह बहला नदी के किनारे स्थित है। अगला जो आपका डाउट आया था वो था मोंटेश्वर महादेव मंदिर को लेकर। देखिए, एक तो है मोंटेश्वर महादेव मंदिर जो कि मैंने आपको बता दिया कहाँ स्थित है, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और दूसरा है मोस्टा मानू मंदिर। तो कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूजन थे, तो ये आपको याद रखना है, मोस्टा मानू मंदिर दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जबकि मोंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट जो आप लोगों का डाउट आया था दोस्तों वो आया था चैती मेले को लेकर। तो मैंने आपको बाला सुंदरी मंदिर के बारे में बताया था, तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि चैती मेला कब लगता है। तो चैती मेला दोस्तों कब लगता है, चैत्र की नवरात्रि में। आप चैती से ही समझ सकते हैं, चैत्र नवरात्रि में काशीपुर के आसपास के क्षेत्रों में चैती मेला लगता है। दोस्तों देखिए, मेलों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ना, अगर कोई भी आपको माता का मंदिर दिया हो, जैसे कि सपोज दैट हाट काली का मंदिर दे, पूर्णागिरी मंदिर दे, दूनागिरी मंदिर दे, या कोई भी कोकिला माई मंदिर दे, तो यहाँ पर जो अधिकतर मेले लगते हैं ना वो लगते हैं नवरात्र के समय पर, नवरात्र के समय पर। और यूके ट्रिपल एस के द्वारा आज से पहले कई एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में शायद हाईकोर्ट के एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि जो पूर्णागिरी मेला है वह कब आयोजित होता है। तो नवरात्र में। ठीक है, चैत्र नवरात्र या फिर जो दूसरे नवरात्र होते हैं, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, उसी टाइम पे माता के मंदिरों में अक्सर मेले लगते हैं या मेले का उद्घाटन होता है। तो जो चैती मेला लगता है कहाँ पे लगता है दोस्तों, उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में लगता है। किस मंदिर में, चैती मंदिर, जिसे बाला सुंदरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इस चैती मंदिर में इससे पहले उज्जैनी का किला स्थित था, जिसे किसके द्वारा बनाया गया था, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। इसी कारण इस बाला सुंदरी मंदिर को मुगल शैली में निर्मित मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों का हो गया होगा क्लियर। अब किसी का क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सर्वाधिक सूर्य मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में या फिर पिथौरागढ़ में। देखिए यार, मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, एक और डाउट आया था कि सर आपने वो क्या बोलते हैं पिथौरागढ़ से मुंशियारी 165 किलोमीटर या 150 किलोमीटर लिखाया है, बुक में 162 163 है। तो यार ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ये एक थोड़ा सा बेसिक समझ के लिए होती हैं ऐसे पॉइंट्स कि यार हाँ पिथौरागढ़ से वहाँ 165 किलोमीटर दूर मुंशियारी है, और मुंशियारी में ये चीज़ें, ये बस एक समझ के लिए होती है। ये चीज़ें ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। ऐसे ही आपने जो पूछा कि सर्वाधिक सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है या अल्मोड़ा में स्थित है, तो ऐसे तो बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं यार, तो हम उतना काउंट नहीं कर सकते। ऐसे कोई पूछ लेगा सर्वाधिक शिव मंदिर कहाँ स्थित है, सर्वाधिक ये कहाँ स्थित है, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस उसने नहीं आते। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना खाली फालतू बेवकूफ़ी है। ठीक है, अगला एक डाउट था, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग या हॉट स्प्रिंग उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो ये हॉट वाटर स्प्रिंग है ना दोस्तों, ये स्थित है मुंशियारी के मथकोट में। मुंशियारी कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में, और मुंशियारी का प्राचीन नाम था तिक्सेन। तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग है ये कहाँ स्थित है, ये मुंशियारी के मथकोट में स्थित है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो मुंशियारी का मथकोट वाला एरिया है वहां पर आज से 10 से 20 साल पहले काफ़ी गर्म पानी के छोटे मोटे कुंड थे। लेकिन आपको बताइए मुंशियारी जो कि वृहत हिमालयी क्षेत्रों में आता है, तो वहां पर निरंतर दोस्तों बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण ये कुंड धीरे धीरे नष्ट होने लग गए। तो इन्हीं गर्म कुंडों के संरक्षण हेतु हॉट वाटर स्प्रिंग या फिर हॉट स्प्रिंग की स्थापना की गई है। कहाँ पे, मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, मुंशियारी के मथकोट में। तो ये भी हो गया होगा आपका क्लियर। नेक्स्ट है औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। किसी ने प्रश्न पूछा था कि औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, आपने बताया कि ये उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, तो उधम सिंह नगर जनपद में कहाँ पर स्थित है औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, तो ये रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। और इसका पूरा नाम है दोस्तों क्या है, खाद्य एवं
औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा दोस्तों एक आयुर्वेदिक औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भी है। तो आयुर्वेदिक औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। आयुर्वेदिक पूछेगा, आयुर्वेदिक औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला हरिद्वार में स्थित है, जबकि खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में, ठीक है। और रुद्रपुर स्थित खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी जून 2006 में। तो ये पॉइंट भी आपका आप दोस्तों डायरेक्टली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था दोस्तों कि परमार राजवंश की प्राचीनतम वंशावली का स्रोत कौन सा रहेगा? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको परमार राजवंश में बताया कि मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य दोस्तों कितने भी हमारे वंशावली स्रोत हैं, जो सबसे प्राचीन स्रोत हम कहेंगे ना, वो है मानवोदय काव्य, क्योंकि परमार राजवंश का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक काव्य ही मानवोदय काव्य को कहा जाता है, जिसकी रचना किसने करी थी? भरत कवि ने करी थी, ठीक है। और भरत कवि कौन थे? मानसा के दरबारी कवि थे। और अब मानसा के दरबारी कवि थे तो मानसा ने ही तो कहीं ना कहीं भरत कवि को बताया होगा, या फिर जो मानसा के पिताजी थे बलभद्र शाह ने बताया होगा कि यार हाँ एक कनकपाल था, वो तब आया था, फिर हमारे राजवंश में एक अजयपाल जैसा राजा हुआ। तो फिर मानवोदय काव्य को लिखा कवि भरत ने अपने हिसाब से उन पॉइंटों को देखते हुए। उसके बाद धीरे धीरे हमें अन्य लोगों के भी कुछ फैक्ट मिलने लगे, कई शिलालेख मिलने लगे, या अन्य स्थल से कुछ जानकारियां मिलने लगी, पवाड़ी लोक गाथाओं के अनुसार फिर ये इतिहास एक तैयार हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी वैसे नहीं बनने चाहिए, लेकिन आपने पूछा था कि परमार राजवंश का प्राचीनतम वंशावली स्रोत कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा मानवोदय काव्य, ठीक है। अगला आप में से किसी का एक डाउट था कि भिलंग घाटी को चांदपुरगढ़ में किसने मिलाया? अब देखिए, अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। हम इतिहास में ये जरूर पढ़ते हैं कि परमार राजवंश के 24वें राजा सोनपाल के पश्चात से जो हमारा चांदपुरगढ़ था उसे दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक भाग था भिलंग घाटी का, और भिलंगना घाटी है, भिलंग घाटी कहाँ पड़ती है? टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ती है। और दूसरा भाग था दोस्तों यहाँ पर किसका? चांदपुरगढ़ का। दोनों में पैरेलली अलग अलग राजा आते हैं, और उसके बाद 32वें राजा के बाद जब 33वां राजा आता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि फिर से चांदपुरगढ़ के राजाओं का शासनकाल हम पढ़ने लग जाते हैं। तो इसका अभी तक किसी भी इतिहासकार ने यह विस्तृत व्याख्या नहीं करी है कि भिलंग घाटी को चांदपुरगढ़ में किसने मिलाया था। लेकिन यह आपको याद रखना है इसमें कि सोनपाल के बाद दो भागों में इसे विभक्त हुआ था। एक भिलंग घाटी में, भिलंग घाटी के राजा सोनवंशी कहलाए थे, और दूसरा चांदपुरगढ़ के राजा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर किसी ने पूछा था कि परमार राजवंश में सहजपाल और विजयपाल का क्रम क्या है? तो क्रम आपको शायद नहीं बताए गए, मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल की ही, वहां पर आप देख सकते हैं। तो सहजपाल जो है परमार राजवंश का 42वां राजा है, और विजयपाल जो है परमार राजवंश का 41वां राजा है। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे किसी का क्वेश्चन आया था कि बिरथी जलप्रपात, बिरथी जलप्रपात जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? वो है बिरथी जलप्रपात। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? कहीं कहीं इसे 122 मीटर दिया गया और कहीं कहीं इसे 126 मीटर दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअलिटी में दोस्तों इतने में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। वैसे तो हाइट आपसे बहुत कम पूछी जाएगी, लेकिन अगर पूछी जाती है तो आपको 126 मीटर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, 126 मीटर को। अगला एक और क्वेश्चन था किंगरी बिंगरी दर्रे को लेकर, किंगरी बिंगरी दर्रा। अब किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पे? चमोली में। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको चमोली को ही देनी है, क्योंकि आयोग के द्वारा, यूबीटीआर के द्वारा भी और यूकेपीएससी के द्वारा भी पहले यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किंगरी बिंगरी दर्रा किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित है किंगरी बिंगरी दर्रा। लेकिन अगर आपको चमोली ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इसमें पिथौरागढ़ के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर यह भी दिखा गया है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है वह कहाँ से होकर गुजरता है? वह किंगरी बिंगरी दर्रे से होकर गुजरता है। तो इससे यह संभावना बन जाती है कि किंगरी बिंगरी दर्रा की सीमा कुछ भाग हो सकता है चमोली से लगते हुए, पिथौरागढ़ से लगते हुए तिब्बत से अपनी सीमा बनाता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे पूछा है, डायरेक्टली पूछता है कि किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है चमोली में स्थित है। और चमोली ऑप्शन में नहीं होगा तो भी डेफिनेटली आप पिथौरागढ़ के साथ जा सकते हैं। अगला किसी का एक डाउट था कि गरुड़ जलप्रपात, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। गरुड़ जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग में स्थित है। कहाँ पे? बेरीनाग से ही 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है क्या? गरुड़ जलप्रपात, ठीक है। बाकी भेलचड़ा जलप्रपात तो एग्जाम में आया ही था, वो भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। बिरथी जलप्रपात को ही भेलचड़ा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला जो आपका एक क्वेश्चन था तालेश्वर मंदिर को लेकर, तालेश्वर मंदिर को लेकर, ठीक है। तालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली गंगा प्लस कटिपानी गाड़ या कटियानी गाड़ या कटियापानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है। अब यही किसी का डाउट था कि सर आपने ये जो तालेश्वर मंदिर लिखाया है पिथौरागढ़ में, ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये काली गंगा तथा कटिपानी गाड़, या फिर इसे कहीं कहीं कटिया पानी गाड़ या कटिया गाड़ के नाम से भी जाना जाता है, उनके संगम पर स्थित है। अगला किसी का डाउट था कि सर खटीमा का प्राचीन नाम क्या है?
ठीक है। तो खटीमा का जो प्राचीन नाम है वो मकरपुर है या फिर कथनपुर है, ठीक है, दोनों है, मकरपुर और कथनपुर। और मुंशियारी का नाम बताई दिया मैंने आपको, तिकसेन। अब देखिए दोस्तों, ये प्राचीन नाम हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन जो सिक्के विक्के मिले यहाँ से, तो उस टाइम पे ऐसा कहा कि ये खटीमा क्षेत्र से मिले, तो मतलब मकरपुर या कथनपुर क्षेत्र से मिले, और बाद में उसी क्षेत्र की पहचान फिर क्या हुआ, खटीमा से हुई, तो खटीमा के प्राचीन नाम में हम इसे देखने लग जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन था दोस्तों कौशल्या देवी मंदिर को लेकर। तो कौशल्या देवी मंदिर जो है दोस्तों, वह कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और कौशल्या देवी मंदिर दोस्तों भगवान राम की माता का एकमात्र मंदिर है। शायद ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, तो आप नोट कर लीजिएगा। भगवान राम की माता का एकमात्र उत्तराखंड में स्थित मंदिर कौन सा है दोस्तों, वो है कौशल्या देवी मंदिर। कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। अगला आप लोगों का एक डाउट और था कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। तो दोस्तों ये खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, जो भी जितने भी कांड हुए थे, ये हम किस में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे जब राज्य स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे या राज्य गठन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसलिए मैंने आपको जिले में ये टॉपिक नहीं कराया है, लेकिन आपने पूछा तो 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था और 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था, 1 सितंबर 1994, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला जो आपका डाउट था वो था कि चंद राजवंश का प्रथम ऐसा शासक कौन था जिसने परमार राजवंश या परमार शासकों के पास जाकर शरण ली थी। तो वो था त्रिमल चंद। कौन था, त्रिमल चंद, ठीक है। इसने परमार राजवंश के 45वें राजा श्याम शाह के पास जाकर शरण ली थी, क्योंकि चंद राजवंश में क्या फैल गया था इस टाइम पे, असामाजिकता का माहौल फैल गया था, क्योंकि राजा लगातार राजाओं की हत्या कर दी जा रही थी, षड्यंत्र उड़ रहे थे, जिस कारण त्रिमल चंद क्या होता है, कुमाऊं छोड़कर आ जाता है, कहाँ पे, श्याम शाह के पास में, और श्याम शाह उसकी पूरी मदद करता है। इसी कारण कहा जाता है दोस्तों कि सर्वप्रथम चंद राजवंश तथा परमाणु के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध किसके कार्यकाल में संपन्न हुए थे, तो वो भी आपको याद रखना है, त्रिमल चंद और मानसा के, ठीक है। और मानसा के समकालीन ही था कौन, त्रिमल चंद, ठीक है। श्याम शाह, ठीक है, श्याम शाह को याद रखना है, ठीक है। श्याम शाह इसकी मदद भी करता है, और श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, जो कि आपको बता रखा है, ठीक है। तो श्याम शाह किसके समकालीन था, तो त्रिमल चंद के, ठीक है। श्याम शाह परमार राजवंश का कौन सा राजा था, 45वां राजा था, ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, ठीक है। अगला जो आपका डाउट था वो था हाट कालिका मंदिर को लेकर। अब हाट कालिका मंदिर मैंने आपको बता ही दिया था कि पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट नामक क्षेत्र पर स्थित है। कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी के रूप में इसे जाना जाता है, और कुमाऊं रेजिमेंट का जो उद्घोष है वो भी यही है, जय हाट कालिका मैया की जय, ये उद्घोष है। जैसे कि हम गढ़वाल रेजिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ का उद्घोष है जय बद्री विशाल, उसी प्रकार जो कुमाऊं रेजिमेंट का उद्घोष है वो है जय कालिका मैया की या जय हाट कालिका मैया की जय, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि हाट कालिका मंदिर में मेला, हाट कालिका का मेला कब लगता है, तो मैंने आपको बताया ही नवरात्र में, नवरात्रियों में ही मंदिरों में जो माता के मंदिर है वहां पर अक्सर मेले लगते हैं, तो आप इससे गैसनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हाट कालिका मंदिर है वह किस पर्वत पर स्थित है, किसी का डाउट था, तो ये सैल पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर, सैल पर्वत पर। इसी कारण जो गंगोली हाट का क्षेत्र है या गंगोली हाट के आसपास का क्षेत्र है उसे सैल देश कहकर भी संबोधित किया गया था, ठीक है, सैल देश कहकर भी संबोधित किया गया था। अगला आप लोगों का एक और डाउट था सीराकोट मंदिर को लेकर। सीराकोट मंदिर कहें या फिर सिरकोट मंदिर कहें, कहाँ स्थित है सीराकोट मंदिर या फिर सिरकोट मंदिर या फिर सिरकोट का किला, तो ये डीडी हाट में स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न, किसी का एक कंफ्यूजन था कि सर जो ये सीराकोट मंदिर है या सीराकोट किला है, दोनों क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि पहले ये दोनों एक ही साथ थे, या फिर कोई कोई कहते हैं कि सीराकोट का किला था, वहां पर बाद में मंदिर की स्थापना हो गई, इस टाइप से भी लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दोनों याद रखना है कि सीराकोट का किला या फिर सीराकोट का मंदिर कहाँ स्थित है, ये डीडी हाट पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। और जो ये सीराकोट का मंदिर है ना, इसी को दोस्तों मलयनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मलयनाथ मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट नहीं बताया होगा कि ये सीराकोट का जो मंदिर है या फिर जो ये मलयनाथ मंदिर है, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो चंद राजवंश के राजा बाज बहादुर चंद के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की जाती है, सीराकोट की मंदिर की, ठीक है। अब एक और पॉइंट था इसमें कि यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो कहीं कहीं दिया गया दोस्तों कि ये सिरकोट पहाड़ी पर स्थित है, और कहीं कहीं पर दिया गया है कि ये दिगतड़ पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको ये दोनों पॉइंट नोट कर ले रहे हैं। अगला आपका डाउट था व्यास आश्रम को लेकर। अब देखिए ये काफी अच्छा डाउट लगा मुझे, क्योंकि जो व्यास आश्रम है दोस्तों वो मैंने आपको बताया है कहां पर स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में कालापानी नामक स्थान के ही ऊपर, जहां पे काली नदी का उद्गम होता है उसी के आसपास में स्थित है क्या, व्यास आश्रम। ये दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में भी स्थित है, और कहां स्थित है, हरिद्वार जनपद में भी व्यास आश्रम स्थित है। इसलिए आपको दोनों नोट कर रहे हैं क्या, पिथौरागढ़ और हरिद्वार दोनों जगह व्यास आश्रम स्थित है। नेक्स्ट आपका पॉइंट था पार्वती कुंड और पार्वती ताल। देखिए दोस्तों पार्वती कुंड की अगर हम बात करें तो एक पार्वती कुंड कहां स्थित है, यह पिथौरागढ़ जनपद में भी स्थित है, और एक पार्वती कुंड कहां स्थित है, केदारनाथ में, ठीक है। केदारनाथ में भी स्थित है पार्वती कुंड और पिथौरागढ़ में भी स्थित है, ठीक है।
और पार्वती ताल की बात करें तो पार्वती ताल कहाँ स्थित है, ये पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। कहाँ पे, पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। ओम पर्वत या फिर हम चुके छोटा कैलाश या आदि कैलाश, जब हम उस यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पर आप पार्वती ताल के दर्शन कर सकते हैं। और पार्वती ताल को ही कभी कभी पार्वती कुंड भी कहा जाता है, लेकिन जो मुख्यतः पार्वती कुंड है वो कहाँ स्थित है, केदारनाथ में स्थित है। आपको ये दोनों पॉइंट ही नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो इस हफ्ते कुछ अच्छे अच्छे डाउट्स भी आए थे हमारे। अगला जो आया था आपका डाउट, किसी का ये डाउट था कि सर ये जो बाला सुंदरी मंदिर है ये क्या किसी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी बिल्कुल, किस जनजाति के लिए, बोक्सा जनजाति। ऐसा माना जाता है कि जो ये बाला सुंदरी मंदिर है काशीपुर वाला, वह बोक्सा जनजाति की आराध्य देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है, बोक्सा जनजाति। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार का बन सकता है दोस्तों कि बोक्सा जनजाति की आराध्य देवी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाता है बाला सुंदरी मंदिर में सबसे ज्यादा आस्था किस जनजाति की मानी जाती है, तो बोक्सा जनजाति की मानी जाती है। अगला किसी का डाउट था, वो भी मुझे काफी अच्छा डाउट लगा कि अभी हमने पढ़ा था क्या 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन कहें या फिर 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन तो 104वां था, लेकिन जो विधेयक था वो कौन सा था, 126वां था। इसके तहत हमें बताइए दोस्तों कि जो SC ST आरक्षण है उसे 334 में रखा गया है, और 334 के तहत ही SC ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। और कब तक के लिए वैलिड हो गया, अब ये 25 जनवरी 2030 तक के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि एक एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी होता है, जिसमें लोकसभा में 2 सदस्य चुन के जाते हैं, और राज्य में हमारे अगर उत्तराखंड की राज्य विधानसभा की बात करें तो वहां पर 1 सदस्य एंग्लो इंडियन आता है। तो वहां पर ये 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, यहां पर एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं वह कितनी रहेंगी, 70 रहेंगी या फिर 70+1 वो एंग्लो इंडियन काउंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हमारी चौथी विधानसभा रहेगी तब तक क्या होगा, ये एंग्लो इंडियन का पद भी काउंट होगा। ठीक हो गया। अभी कितने ही है, 71 का ही है। बाद में जब अगले हमारे चुनाव होंगे उस टाइम पे उम्मीद है कि ये पद हट जाएगा, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हो चुका है और इसके तहत जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया गया है। और लोकसभा में भी जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें हैं, साथ साथ राज्य विधानसभा भी जो एंग्लो इंडियन की हमारी 1 सीट है उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली अब नोट डाउन कर लेना है। अगला जो आप लोगों का डाउट था वह था रूपचंद और रुद्रचंद को लेकर, कि क्या ये दोनों एक ही थे। दोस्तों हम एक ही थे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा वाणी बुक है वहां पर रुद्रचंद को कहीं कहीं पर गलती से बाई मिस्टेक रूपचंद लिख दिया गया। जैसे कि वहां पर आप पढ़ेंगे कि सैनिक शास्त्र और त्रिवेणिक धर्म निर्णय की जो रचना है वह रूपचंद के द्वारा की जाती है, लेकिन जो इसकी रचना की जाती है वह रुद्रचंद के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही थे, ऐसा भी कह सकते हैं आप, वरना आप ये भी समझ सकते हैं कि बुक्स में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जब मैंने आपको रामशिला मंदिर के बारे में बताया था, तो रामशिला मंदिर में मैंने आपको बताया था कि रूपचंद के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता था, तो रूपचंद नहीं, वहां पर भी आप उसे रुद्रचंद ही कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को वैसे रिलेट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक बुक में एरर हो गया होगा, रुद्रचंद की जगह पे रूपचंद लिख दिया होगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को एक ही भी समझ सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो हो सकता है कि प्राचीन काल में रुद्रचंद को ही रूपचंद कहा जाता रहा होगा, या हो सकता है कि रूपचंद कोई और भी रहा होगा। तो अब इसके तो कोई सोर्सेज मिलते नहीं है ना, क्योंकि ये हिस्ट्री वाला टॉपिक हमारा हो जाता है। ठीक है, अगला जो आपका एक डाउट था त्रिपुरा देवी मंदिर को लेकर, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब देखिए, त्रिपुरा देवी मंदिर है एक, और दूसरा है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। अब मैंने ये आपको अल्मोड़ा में भी कराया और मैंने आपको ये पिथौरागढ़ में भी कराया। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जगह स्थित है, अल्मोड़ा में भी स्थित है और पिथौरागढ़ में भी स्थित है। कहीं कहीं इसे त्रिपुरा देवी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे त्रिपुरा सुंदरी देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मंदिर कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में भी स्थित है और पिथौरागढ़ में भी स्थित है। ऐसा नहीं है कि एक में त्रिपुरा देवी है दूसरे में त्रिपुरा सुंदरी देवी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो त्रिपुरा देवी मंदिर है उसी को त्रिपुरा सुंदरी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जो अल्मोड़ा स्थित त्रिपुरा देवी मंदिर या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है उसका निर्माण उद्योग चंद के द्वारा कराया गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और दूसरा जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो कहाँ है, बेरीनाग के पास में ही स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, और अगला एक क्वेश्चन था किसी का कि रैयागर कहाँ पड़ता है सर, ये रैयागर नामक स्थान कहाँ पड़ता है, तो ये भी पिथौरागढ़ जनपद में ही पड़ता है। ठीक है, रैयागर, रैयागर से थोड़ा सा आगे पर ही स्थित है क्या, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, बेरीनाग के पास में। ठीक है, अगला जो आप लोगों का डाउट था वो था जीतू बगड़वाल को लेकर। किसी ने प्रश्न पूछा था कि मानसा के समय पे शायद जीतू बगड़वाल का जिक्र आया होगा क्या, जीतू बगड़वाल, प्रश्न पूछा था कि जीतू बगड़वाल कौन था। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जीतू बगड़वाल का एक हमें वो मिलता है, उसमें लिखा गया है कि ये भोट का फौजदार रहा था, मानसा ने इसे भोट का फौजदार नियुक्त किया था। ठीक है, और जीतू बगड़वाल फेमस रहता है अपने पवाड़ों के लिए।
अगर आपने जीतू बगड़वाल की कहानी नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जीतू बगड़वाल दोस्तों इतनी अच्छी बांसुरी बजाता था, यह एक इतना मनमोहक व्यक्ति था कि ऐसा माना जाता है कि आंचरियां इसको अपने साथ लेने आई थी। आंचरियां इसकी बांसुरी की धुन से इतनी प्रसन्न हो गई थी कि इसको अपने साथ लेने आई थी, यानी कि इसको अपने साथ ले जानी आई थी। तो ये आंचरियों से क्या करता है, निवेदन करता है कि मैं अपनी मर्जी से आपके साथ आऊंगा, क्योंकि यह घर गृहस्थी वाला इंसान होता है। और आंचरियां इससे इतनी प्रभावित रहती है, ऐसा माना जाता है कि 9 बहन आंचरी या फिर जो 10 बहनें आंचरियां होती हैं, आंचरी यानी कि आप कह सकते हैं चुड़ैल, चुड़ैल या फिर परी, ठीक है। तो परियां ऐसा माना जाता है कि इसकी बांसुरी से इतनी मनमुग्ध हुई थी कि ये उसे अपने साथ ले जाने आ गई और जबरदस्ती इसको अपने साथ ले जा रही थी। लेकिन जीतू बगड़वाल क्या करता है, उनसे समय मांगता है और उनसे कहता है कि खुद ही वह उनके साथ आएगा। और एक दिन की बात ऐसी होती है कि जीतू बगड़वाल अपने खेत में हल लगा रहा होता है और अपनी ही मर्जी से वो अपने सहित और बैलों के सहित पृथ्वी में समा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वो आंचरियों के देश चले गया है, आंचरियों का मनोरंजन करने या फिर आंचरियों के साथ रहने, ठीक है। और अब क्या होता है कि जैसे ही जीतू बगड़वाल की मृत्यु होती है तो जो इसका भाई होता है और इसके जो परिवार होता है, इसके भाई की हत्या कर दी जाती है और इसके परिवार के साथ शोषण करना या शोषण होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि जीतू बगड़वाल खुद अपने परिवार की मदद करता था, एक आत्मा के रूप में वो वहां पर आकर अपने परिवार की मदद करता था। और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों अभी भी गढ़वाल के बहुत सारी एरियाज में बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया जाता है और जीतू बगड़वाल को एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यानी कि गढ़वाल के पूरे क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि जीतू बगड़वाल आराध्य देवता के रूप में भी पूजे जाने लगे, क्योंकि वह एक आत्मा बनकर के आते थे, अपने परिवार की उन्होंने रक्षा करी थी, क्षेत्रवासियों की रक्षा करी थी, जिस कारण उनके मंदिर विभिन्न स्थानों पर भी स्थापित कर दिए गए हैं। और यहीं से आयोग के द्वारा एक बार प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों, बगड़वाल नृत्य का आयोजन कहाँ होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो वैसे तो गढ़वाल के काफी सारे एरियाज में होता है, लेकिन मेनली रुद्रप्रयाग वाले एरिया में बगड़वाल नृत्य का आयोजन होता है, ठीक है। बाकी ये चीजें तो हम आगे भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो जीतू बगड़वाल कौन था, भोट का फौजदार था। मानसा के द्वारा इसे भोट का फौजदार नियुक्त किया गया था। और जीतू बगड़वाल के पवाड़े या फिर कहानियां जिसमें इसी प्रकार का वर्णन है, जीतू बगड़वाल के नाम से उत्सव या मेले का भी आयोजन किया जाता है। कहां पर, गढ़वाल के क्षेत्रों में, ठीक है। और बगड़वाल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। परियों को इससे प्यार हो जाता है और परियां इसे अपने साथ लेके जाती हैं। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। इसी संबंधित एक पॉइंट आया था आपका, किसी ने प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड में तिलै धारू बोला का मतलब क्या होता है। अब यार ऐसे प्रश्न तो वैसे आएंगे नहीं, लेकिन आपने पूछा तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तिलै धारू बोला का मतलब उत्तराखंड में होता है दोस्तों, वीर भड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वीर भड़ आपने गाना सुना होगा, एक तो है तिलै दारू बोला है वो लीला घिसारी, वो तो अलग गाना है। एक गाना है तिलै दारू बोला जीतू फौजदार के ऊपर ही वो गाना है, जीतू बगड़वाल के ऊपर ही है वो गाना कि जीतू बगड़वाला, इस टाइप से वो गाना है। अगर आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो जो तिलै धारू बोला है ना, वो वीर भड़ों के लिए प्रयोग किया जाता था, वीर भड़ों के लिए, ठीक है। अब जो तिलै धारू बोला है दोस्तों, धीरे धीरे इसका मतलब तिलधारी बोल हो गया। फिर उसके बाद उससे गानों में भी यूज किया जाने लगा। अभी तिलै धारू बोला से आपको काफी सारे मोतिया बल्द वाला गाना मिल जाएगा, अलग अलग गाने मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इसका मूल अभिप्राय है वो है वीर भड़ों के लिए तिलै धारू बोला शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। या फिर आप इसे भी इस टाइप से भी कह सकते हैं कि तिलै धारू बोला, तिलै धारी बोला, यानी कि तूने अपने नाम से कुछ ऐसा बड़ा काम करके दिखाया, इस कारण लोग तेरा नाम लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इसे कह सकते हैं, लेकिन मेनली वीर भड़ों के लिए इसका प्रयोग होता था। अगला जो क्वेश्चन था आपका कि पादरी दल, हमने पढ़ा था कि अंतोनियो दी अंद्रांदे पादरियों का जो दल है दोस्तों, वह उत्तराखंड या गढ़वाल सर्वप्रथम कब आता है, 1626 में आता है, 1624 में आता है। और टोटल 3 बार पादरियों का दल गढ़वाल से होकर तिब्बत की यात्रा करता है। अभी जो जैसुएट पादरियों का दल था, जैसुएट पादरियों का ये दल था, यह क्या करता था, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत की यात्रा करते थे ये लोग कि तिब्बत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए। और जब पहली बार ये जैसुएट पादरी दल गढ़वाल आया था तो किसके नेतृत्व में आया था, अंतोनियो दी अंद्रादे के नेतृत्व में आया था। और कब आया था, 1624 में आया था, ठीक है। और ये कौन था, एक पुर्तगाली यात्री या पुर्तगाली पादरी हुआ करता था। और टोटल 3 बार जैसुएट पादरी दल उत्तराखंड आया, कब कब, 1924 में, 1925 में और 1930-31 में, ठीक है। तो जब 1924 में आया अंतोनियो दी अंद्रादे के कार्यकाल में आया, 1925 में भी अंतोनियो दी अंद्रादे के कार्यकाल में आया। और राजा कौन था, श्यामशाही था, जो कि परमार राजवंश का 45वां राजा था। प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि जैसुएट पादरी दल
जब गढ़वाल आया उस टाइम पे गढ़वाल का राजा कौन था? तो कौन था? श्याम शाह, जो कि परमार राजवंश का 45वां राजा हुआ करता था। उसके बाद जब 1630 में दोस्तों अजबेडो के नेतृत्व में जो एक जेसुइट पादरी का दल गढ़वाल आता है, तो अजबेडो कहता है कि जब वह गढ़वाल से होकर तिब्बत की यात्रा कर रहा था तो वहां पर गढ़वाल का एक राजा सहित उसकी 60 रानियां शहीद सती हो रही थी। तो इसी आधार पर हम मानते हैं कि श्याम शाह की फिर 1630 में मृत्यु हो जाती है और एक निसंतान शासक होता है, परमार राजवंश का 45वां शासक होता है। सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो 3 बार आता है, ठीक है। तो प्रश्न इसी प्रकार से किसी का था कि तीसरी बार जो जेसुइट पादरी दल आता है उसका नेतृत्व करता कौन था? तो अजबेडो था। कौन था? अजबेडो। तो आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा। अगला जो आपका डाउट था वो था देवस्थल को लेकर और थल को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये देवस्थल और थल का क्या सीन है? तो जो देवस्थल है दोस्तों वह कहां स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो थल है पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे, कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। थल में ही एक बालेश्वर देवता, बालेश्वर मंदिर भी स्थित है। अब अगला जो प्रश्न था आपका, डाउट था, वह बालेश्वर मंदिर को ही लेकर था। अब देखिए दोस्तों, एक बालेश्वर मंदिर चंपावत जनपद में भी स्थित है और एक बालेश्वर मंदिर हमारा थल में भी स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद के थल नामक स्थान पर भी स्थित है, थल में। और दूसरा कहाँ स्थित है? चंपावत में। अब जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? विक्रम चंद के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। उसके बाद उद्योग चंद के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया जाता है जब उद्योग चंद राजा बनता है। और फिर बाद में जब गुरखा आते हैं तो उस टाइम पे भी महावीर थापा के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाता है, जो कि एक गुरखा शासक होता है। कौन? महावीर थापा। तो बालेश्वर मंदिर जो चंपावत वाला है उसका निर्माण सर्वप्रथम विक्रम चंद ने कराया था। उसके बाद उद्योग चंद के द्वारा उसका क्या कराया गया? जीर्णोद्धार कराया गया। फिर महावीर थापा के द्वारा भी उसी का जीर्णोद्धार कराया जाता है। और जो दूसरा हमारा बालेश्वर मंदिर है, कौन सा वाला? पिथौरागढ़ जनपद के थल में स्थित, जो कि पूर्वी रामगंगा के किनारे स्थित है दोस्तों। इस मंदिर के निर्माणकर्ता के रूप में भी उद्योग चंद को ही जाना जाता है। किसे? उद्योग चंद को, ठीक है। और इसी बालेश्वर मंदिर को कभी कभी बालेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बालेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला जो आपका डाउट था दोस्तों वो था सेनापानी के बौद्ध स्तूप को लेकर। अब ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है यार कि सेनापानी का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। अगर एक्चुअली में इसी बात करें तो सेनापानी का जो बौद्ध स्तूप है दोस्तों वह चंपावत और उधमसिंह नगर जनपद के बॉर्डर में स्थित है। जो व्यानधुरा, आपने बताया वो व्यानधुरा बाबा का मंदिर है, वो भी ऊपर टॉप में उधमसिंह नगर जनपद में ही पड़ता है। तो उसी के आसपास का जो क्षेत्र है वह सेनापानी बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर आप मैप में भी देखेंगे तो मैप में आपको सेनापानी बौद्ध स्तूप दिखाएगा कहाँ पे? उधमसिंह नगर जनपद में। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको चंपावत में भी दिखा रहा है, इसी के साथ साथ यूएस नगर में भी दिखा रहा है, पिथौरागढ़ में भी आपको दिखा रहा है, सॉरी नैनीताल जनपद में भी आपको सेनापानी का बौद्ध स्तूप देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें मैप के अकॉर्डिंगली तो ये कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, सॉरी उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर ये स्थित है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला जो आपका डाउट था भालू डैम को लेकर, तो भालू डैम और भालूगढ़ जलप्रपात। तो जो भालू डैम है वह कहाँ स्थित है? रानीखेत में स्थित है। कृत्रिम डैम है, अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में स्थित है। और जो भालूगढ़ जलप्रपात है वह नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया था। आगे किसी का प्रश्न था कि जो ये 5 मंदिर हैं इसमें आपने 6 देवताओं के नाम बताए, तो यार वो 5 मंदिर उसका नाम है, ऐसा नहीं है कि 5 मंदिर है तो वहाँ पे 5 ही मंदिर होंगे। तो वहाँ पे 5 मंदिर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 मंदिर से कम भी हो सकते हैं। तो उसका नाम ही 5 मंदिर है, जो कि कहाँ पड़ता है? उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है, ठीक है। बाकी किसने पूछा था क्या? सुनातेक, उडियारी बैंड और बॉयगढ़ के बारे में पूछा था, तो वो चीज़ें सब मैंने आपको बता दिया था। वो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। वैसे कुछ चीज़ें उसमें है नहीं, तो सुवा लेक हो गया, उडियारी बैंड हो गया, बॉयगढ़ हो गया, ये सभी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। तो जो इस हफ्ते के आपके डाउट्स थे दोस्तों वो क्लियर हो गए हैं। और किसी का कोई डाउट्स बचा होगा तो आप अगले हफ्ते लिख के भेज सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।